बच्चों, मिशन ज्ञान के साथ आप भी तो अपने मिशन में लगे हुए हैं। यस, रीडिंग पोर्शन, लर्निंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन और ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ, इट मीन्स कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, यही तो हम बात करेंगे आज के ऐसे में। हमारा ऐसे आज का है द स्टोरी, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। इट इज़ रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर सर। हमने फॉरेस्टर सर की हमारे फर्स्ट पार्ट में बात की थी, जहाँ पे हमने देखा कि 1 जनवरी 1879 बर्थ है। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, फिक्शन इनका अच्छा है, इनकी अगर नॉवल पे कमांड कहें तो बहुत अच्छी है। ये किसी भी काम को करने में अपना जीजान लगा देते थे। और हम बात करें इनके फादर की, तो हमने क्या देखा कि ओनली अप टू द एज ऑफ 2 इयर्स, जब ये 2 इयर्स के थे, हिज फादर वॉज डाइड। ही वॉज एन आर्किटेक्ट। और उन्होंने इतना पैसा छोड़ा था अपनी वाइफ के लिए और अपने सन के लिए कि वो इजीली अपनी लाइफ को वेरी इजी मोड में गुजार सकते थे। और इसीलिए हमने देखा है कि इनकी जो मदर है वो इनको लेके कई जगह, अलग अलग जगह पे यात्राएं की, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो सर की राइटिंग्स में मिलता है। हमने पढ़ा 1912 एंड 1921 ट्वाइस he visited India also, and the result is a passage to India written in 1924। और भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो ये इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और इनका हम कह सकते हैं, इनका खुद का ये मानना था कि इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी है और वो उस चीज़ को शो ऑफ नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, इनका जो फ्रेंड सर्कल बन गया था वो बहुत अच्छा बन गया था। और भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है E.M. फॉरेस्टर अवार्ड। E.M. फॉरेस्टर अवार्ड की हम जहां बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि कैसे E.M. फॉरेस्टर के नाम से $20,000 का अवार्ड दिया जाता है ओनली फॉर एन आयरिश और अ ब्रिटिश राइटर। जब भी वो विजिट करेंगे यूनाइटेड में, तब उनको ये अवार्ड्स की जो राशि है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही अच्छा इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है। हमने इनके बुक्स के बारे में, इनकी स्टोरीज़ के बारे में भी आपको बताया था कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इन्होंने काफ़ी मटेरियल लिखा है। हमने समरी भी तो आपको करवाई थी। यस, एस्पेक्ट्स वाला जो हमारा नॉवल है उसी का तो ही ये एक्सट्रैक्ट है। तो इस सेकंड पार्ट को हम जब कवर करते हैं, सेकंड पार्ट बोले तो इनका जो नॉवल है एस्पेक्ट्स वाला, उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और इसका मेन थीम हमने आपको बताया था, रीडिंग ऑफ नॉवल। वाई, नॉवल में होता क्या है, स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज किस तरह की, कैसी, क्या वो एक टाइम बार्ड या टाइम बीइंग में बंधी हुई होती हैं क्या? यस, टाइम इज़ द मोस्ट सीक्वेंस पार्ट ऑफ द नॉवल और स्टोरी। तो यही सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। और आज हम आपको बार बार कहते हैं कि अपनी अपनी बुक्स लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं ऐसे रीडिंग। तो ऐसे रीडिंग में आज हम कवर करेंगे हमारे इस ऐसे को, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे स्टोरी को डेवलप किया जाता है। एक नॉवल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, स्टोरी का थीम क्या होना चाहिए, उस थीम में सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग जो लिया जा रहा है वह टाइमिंग सही है, कैसा है, क्या है। रेडी विद मी? Okay, we will start it. We shall all agree that the fundamental aspects of the novel is its storytelling aspect. सबसे बड़ी बात है कि हम सब इस चीज़ से सहमत हैं बच्चों कि किसी भी स्टोरी का, किसी भी नॉवल का अगर हम कंसेप्ट देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है। बट वी शेल वॉइस आवर एसेंट इन डिफरेंट टोन्स, लेकिन हम इसको अलग अलग टोन्स में बता देते हैं। एंड इट इज़ ऑन द प्रिसाइज टोन ऑफ वॉइस वी एम्प्लॉय नाउ दैट आवर सब्सिक्वेंट कंक्लूजन विल डिपेंड। बच्चों, सबसे पहले प्रिसाइज का मतलब यहाँ पे देखते हैं। प्रिसाइज इट मीन्स क्लियर एंड एक्यूरेट। जो भी एसेंट या डिफरेंट टोन्स हम स्टोरी टेलिंग में ले रहे हैं वो एकदम
क्लियर टोन में आना चाहिए, क्लियर और एकदम क्लियर एक्यूरेट टोन, उनकी वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सब्सिक्वेंट कंक्लूजन्स लेते हुए स्टोरी होनी चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि हमने पूरी कहानी पढ़ ली है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि स्टोरी का मेन थीम कहाँ से क्या हम चेकल आउट करें, या फिर इसके दी एंड की क्यूरियोसिटी जो होती है ना वो नहीं रहती है। तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर है उसको लगे कि मैं सारा काम छोड़ के सिर्फ इस स्टोरी को ही पढ़ता रहूं, वो ऐसी दुनिया में खो जाए जहाँ पे कि वो खुद अपने आप को स्टोरी के टाइम जो मोमेंट है, स्टोरी का जो टाइमिंग है उसी में अपने आप को ले जाए, उसी सीक्वेंस में अपने आप को पढ़ता हुआ देखे कि मैं खुद यहाँ पे हूँ और मेरे सामने ये सारे इंसिडेंट्स गोइंग ऑन हो रहे हैं। तो स्टोरी का मेन जो कहते हैं ना कि अपीलिंग पार्ट है वह यही चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 वॉइसेस हमें सुनाई देती है। देखिए, लेट अस लिसन टू 3 वॉइसेस। इफ यू आस्क वन टाइप ऑफ मैन व्हाट डज अ नॉवल डू, अगर आप एक ऐसे इंसान से बात करते हैं, नॉर्मली किसी भी इंसान से, तो आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉवल क्या करता है, he will reply placidly, वो बहुत ही प्लेसिडली मीन्स बहुत ही कामली रिप्लाई करेगा, शांत होकर रिप्लाई करेगा। वेल आई डोंट नो, इट सीम्स अ फनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क अ नॉवल। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तो एक फनी क्वेश्चन, मजाकिया प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। नॉवल तो सर नॉवल ही तो होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल आई डोंट नो, आई सपोज इट काइंड ऑफ टेल्स अ स्टोरी सो टू स्पीक। बोले मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नॉवल में एक स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसको कि एक अलग ही तरह से कहा जाता है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये तो हमने फर्स्ट वॉइस सुनी। ओके, he is quite good tempered and vague and probably driving a motor bus at the same time। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति है जो मोटर बस चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और बहुत ही अच्छे से गोइंग ऑन होते हैं। और जब हम देखते हैं कि सेम टाइम में वो कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, देखिए, and paying no more attention to literature, yes, literature पे बिल्कुल भी attention नहीं दे रहे हैं, than it merits। फिर उसके मेरिट्स पे कैसे जाया जाएगा। अनदर मैन, ये तो हमने फर्स्ट बात की। अब हम दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। हमने 3 वॉइसेस की बात की थी बच्चों, और अब हम दूसरे वॉइस की बात करते हैं। अनदर मैन whom I visualize as on a golf course will be aggressive and brisk। दूसरा आदमी जो कि एक गोल्फ कोर्स पे, गोल्फ एक तरह का गेम होता है बच्चों, तो वहाँ पे वो थे और वो बहुत ही एग्रेसिव थे। He will reply what does a novel do। वो कहते हैं अरे नॉवल क्या करता है। ऐसा तो नहीं है कि नॉवल बहुत कुछ करता है, क्यों? क्योंकि हर आदमी के लिए हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। वाई टेल ए स्टोरी ऑफ कोर्स एंड आई हैव नो यूज़ फॉर इट इफ इट डिडंट। बोले कि आप स्टोरी क्यों सुना रहे हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे यूज़ भी, उसका कोई यूज़ भी नहीं लग रहा है। देखिए बच्चों, हर पर्सन टू पर्सन वेराइज करता है, अपना अपना थिंकिंग, अपने अपने विचार हैं उनके। आई लाइक अ स्टोरी, मुझे स्टोरी पसंद है। वेरी बैड टेस्ट ऑन माई पार्ट नो डाउट, बट आई लाइक अ स्टोरी। आगे कंटिन्यू करते हुए क्या कहते हैं, इट्स ओके, बहुत गंदा टेस्ट था, परंतु मेरे जो कंसेप्ट हैं, मेरे कंसेप्ट के हिसाब से मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये चीज़ बुरी होती है। क्यों? क्योंकि मैं कहानियाँ पसंद करता हूँ। You can't take your art, you can take your literature, you can take your music, but give me a good story। अब यहाँ कंटिन्यू हम चलते हैं अपने चैप्टर रीडिंग पे बच्चों। तो फॉरेस्टर सर का वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नॉवल देखिए, और यहाँ पे वो कहते हैं कि आप आर्ट को ले सकते हैं, आप लिटरेचर की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं म्यूज़िक की, और इन सब से बड़ी बात क्या निकल के आती है कि मुझे इन सब से बहुत अच्छा
फीलिंग्स आती है। आप खुद देखिए, आप थोड़ा सा मूड आपका ऑफ है और एक आपकी पसंद का गाना एफएम वालों ने चला दिया है, तो आप क्या महसूस करेंगे, अरे मेरा तो मूड ही चेंज हो गया है। या फिर आप अपने पसंद की बुक पढ़ लेते हैं, अपने पसंद के राइटर को पढ़ लेते हैं, तो भी आप क्या कहेंगे कि यस, दुनिया सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम डिप्रेशन में होके बैठ जाएं। बहुत वास्ट दुनिया है, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। एंड आई लाइक a story to be a story, mine एंड माई वाइफ्स द सेम। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, मैंने स्टोरी को पसंद किया है, मैं स्टोरी पसंद करता हूँ एज ए स्टोरी, और वैसे ही मेरी जो वाइफ हैं वह भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। मेरी वाइफ को भी स्टोरीज पढ़ना बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि थर्ड पर्सन का माइंड कहीं कुछ अलग है। लेट्स कंटिन्यू। एंड द थर्ड मैन, ही सेज इन अ सॉर्ट ऑफ ड्रॉपिंग रिग्रेटफुल वॉइस। ड्रॉपिंग मीन्स बेंडिंग और हैंगिंग, नीचे झुकती हुई एकदम। हम कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो धीरे धीरे उसका वॉइस वॉल्यूम जो है वो कम होता जाता है। तो जो थर्ड पर्सन है उनका भी ऐसे ही ड्रॉपिंग वॉइस में वो अपनी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं, देखिए, यस ओ डियर यस, द नॉवल टेल्स अ स्टोरी। अरे प्रिय आपको पता है कि जो नॉवल है वो एक कहानी कहते हैं, कहानी की ही बात नॉवल में की जाती है। आई रेस्पेक्ट एंड एडमायर द फर्स्ट स्पीकर। अब ओवरऑल जब वो पूरी बातें, तीन वॉइसेस सामने आने के बाद में ये फॉरेस्टर सर अपनी बात रख रहे हैं और कहते हैं कि मुझे फर्स्ट स्पीकर की बात बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट स्पीकर ने क्या कहा था, हम रिकॉल करें बच्चों। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्पीकर की हमारी बात आई थी जब हम कर रहे थे व्हाट डज अ नॉवल डू, नॉवल क्या करता है, नॉवल के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। इनका कंटिन्यू था आई डोंट नो। हो सकता है कि फनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आप हमसे पूछ रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब जो हमने रीड आउट किया, इसी के ऊपर हमारे ए फॉरेस्टर सर का जो निष्कर्ष है वो यह है कि मुझे तो फर्स्ट स्पीकर की बात ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगी है। आई डिटेस्ट एंड फियर द सेकेंड। थोड़ा सा डर लग रहा है दूसरे स्पीकर की बात के ऊपर। एंड द थर्ड इज माई सेल्फ। और थर्ड पर्सन तो और कोई नहीं है, मैं खुद हूँ, मेरी ही वॉइस थर्ड पर्सन के रूप में बाहर आ रही है। यस ओ डियर यस, द नॉवल टेल्स ए स्टोरी। और ये खुद कहते हैं कि हाँ डियर, ओ डियर, सच में जो नॉवेल्स हैं वो स्टोरीज के बारे में ही बात करते हैं। That is the fundamental aspect without which it could not exist। और सबसे बड़ी बात है, नॉवल में स्टोरी एक्सप्रेशन ही नॉवेल्स का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होता है, और इसके बिना हम क्या कह सकते हैं कि नॉवल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नॉवेल्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में शो नहीं कर पाते हैं। That is the highest factor common to all novels। और हम कितने भी नॉवेल्स पढ़ लें, उन सभी नॉवेल्स का थीम क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर से स्टोरी डेवलप की जाती है। कई बार जो नॉवेल्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें पेश किया जाता है, इट्स ओके सोलिलोक्वी भी हो सकता है वो, जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या सराउंडिंग्स में स्टोरी गोइंग ऑन हो रही है। And I wish that it was not so, that it could be something different, melody or perception of truth, not this low atavistic form। अलग अलग बात करते हुए फॉरेस्टर सर कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि चलो मेरी ऐसी इच्छा ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके भी नॉवेल्स लिखे जाते हैं, कई मेलोडीज़ के ऊपर बहुत ही मजाकिया अंदाज में होते हैं, और कई बार हम कहते हैं कि कई बार तो जो नॉवेल्स का बेस होता है वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होता है। बेकन सर का ऐसे याद आ रहा होगा सर आप लोगों को, क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें भी तो उन्होंने ऑफ ट्रुथ के ऊपर ही एक ऐसे डेवलप कर दिया था।
एक और बात है कि ये सब जो है लो एटोमिस्टिक फॉर्म्स में होती है, ऐसा कोई हम नहीं कह सकते हैं। Furthermore, we look at the story that is a story mind. और भी अगर हम कहानी की बात करते हैं, कहानी वह कहानी जो हमारे माइंड में कहानी पुटअप करती हैं, डाल देती हैं, the more we disentangle it from the finer growth that it supports, the less shall we find to admire. आगे हम कंटिन्यू करते हैं और हम क्या देखते हैं कि कहानी अपने आप में कहानी का माइंड मेकअप ही लेके आती है। डिसेंटेंगल मीन्स टू फ्री समथिंग कनेक्टेड विद सम अदर थिंग, किसी वस्तु या अन्य वस्तु से जो कोई चीज़ होती है उसमें से हमें चेकल आउट करके उसे अलग अलग करना। यही बात हम कहानी के बारे में कहते हैं कि कहानी का जब ग्रोथ होती है तो उसको सपोर्ट के रूप में कई चीज़ें मिलती है, लेकिन कई चीज़ों को वो अपने संग छोड़ती भी जाती है। और हम कह सकते हैं कि कई चीज़ें हमें यहाँ पे एडमायर करती हैं, उनसे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है। इट रन्स लाइक अ बैकबोन हमारी जो कमर हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह कहानी काम करती है नॉवेल्स के अंदर। और मे आई से अ टेप वॉर्म, और या फिर हम इसे टेप वॉर्म भी तो कह सकते हैं। फॉर इट्स बिगनिंग एंड आर आर्बिट्रेट, कारण भी बताया है कि जो नॉवेल्स होते हैं उनमें जो स्टोरीज डेवलप होती हैं उनका बिगनिंग और एंड जो है वह हमेशा आर्बिट्रेरी ही होता है। इट इज इमेंसली ओल्ड, गोज बैक टू नियोलिथिक टाइम्स। अब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नियोलिथिक इट मीन्स नव पाषाण काल के, नियोलिथिक टाइम्स न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल के समय की हम बात करते हैं। तो कहानियाँ ऐसा नहीं है कि अभी ही बननी शुरू हुई है, नियोलिथिक एज के टाइम से हम देखते हैं कि कहानियों का जो डेवलपमेंट है, नॉवेल्स जो हैं वो किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। परहैप्स टू पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, पुरातन पाषाण काल। भले हम नियोलिथिक की बात करें, भले ही हम पैलियोलिथिक की बात करें, हम नॉवेल्स में देखते हैं कि अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर लेकर बात की जाती है। नव पाषाण, पुरातन पाषाण काल के बारे में भी यहाँ पे रखा जाता है। और नियर डर्थल मैन लिसन टू स्टोरीज इफ वन में जज बाय द शेप ऑफ हिज स्कल। स्कल का मतलब होता है हमारी खोपड़ी, और हम यहाँ पे इसका मीनिंग देखते हैं नियंडरथल मैन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस दैट लिव्ड इन यूरोप एंड एशिया अबाउट 40,000 ईयर्स। ऐसे विलुप्त मानव जाति जो यूरोप और एशिया में 40,000 वर्ष पहले रहती थी। तो उनकी जो शेप है, उनकी जो स्कल की शेप है, उससे भी हमें पता चलता है कि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प था। समझ में आ रहा होगा बच्चों, हम कहानियों की बात कर रहे हैं, हम नॉवेल्स की बात कर रहे हैं। फॉरेस्टर सर के संग हमारी ये स्टोरी गोइंग ऑन हो रही है, और वो कहते हैं कि 40,000 साल पहले भी जो इंसान है वो बुद्धिमान था, वह भी कहानियाँ रचता था, वह भी नॉवेल्स के बारे में अपनी सोच विकसित रखता था। द प्रिमिटिव ऑडियंस वॉज एन ऑडियंस ऑफ shook hats गैपिंग राउंड द कैंप फायर। यहाँ पे सबसे पहले गैपिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? गैपिंग का मतलब होता है स्टीयरिंग, एकदम से घूरते हुए। हम जब ऑडियंस इट मीन्स दर्शकों की, हम जब दर्शकों की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार वो शुक हैड करते रहते हैं। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एकटक हमें घूरते रहते हैं। कैसे? आपने कैंप फायर देखा होगा बच्चों। कैंप फायर में क्या होता है, बीच में अलाव जलता रहता है, आर पार पब्लिक बैठी रहती है, और वो अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर मे बी समवन्स आर डांसिंग, समवन्स आर सिंगिंग। और कई बार क्या होता है कि आपको एक थीम दे दिया जाता है कि आज आप अपनी सैड स्टोरी सुनाएंगे, आपको थीम दे दिया जाता है कि आज आप अपनी मज़ेदार स्टोरी सुनाएंगे। तो यही चीज़ तो फॉरेस्टर सर हमें समझाना चाहते हैं। Fatigued with the contended against the mammoth or the
वुली रिनोक्रस। हम राइनोक्रस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट्स ओके, मैमथ्स टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम राइनोक्रस की बात कर रहे हैं। एंड ओनली केप्ट अवेक बाय सस्पेंस, और कई बार हम सस्पेंस रख के ही, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं कि सस्पेंस क्रिएट कर देती है और दी एंड हो जाती है, तो हमारा मन उथल पुथल करता रहता है कि अरे इस कहानी का आगे क्या होगा। आपने अमृता प्रीतम को पढ़ा होगा, आपने खुशवंत सिंह, चेतन भगत और शेक्सपियर और कीट्स और शेले, इनका इतना 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 रीड आउट किया होगा, तो आप अलग अलग कंसेप्ट से नॉवेल्स को पहचान पाएंगे। अगर हम हमारे इंडियन जो नॉवलिस्ट हैं, बहुत साल, 6वीं शताब्दी की हम बात करें, कालिदास, तो कालिदास की भी हम बात करते हैं, तो आप उनका भी अगर पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लें, दूसरे नॉवेल्स पढ़ लें, तो आप क्या देखते हैं कि टाइम जो सीक्वेंस है उसको ज़रूर लिया जाता है, कैरेक्टर्स के थ्रू बात निकलवाई जाती है, और उसको लिखने का जो कालिदास का पैटर्न, अगर हम कालिदास के रेफर से बात करते हैं तो वो भी तो समथिंग डिफरेंट होता है। इसी तरह से दूसरे जो राइटर्स हैं उनका भी यही बात है कि वो अपनी बात को रखते हुए प्रोमिनेंटली, कई बार हम लोगों के सामने हमारा जो सस्पेंस है उसको जगा जाते हैं, अरे आगे क्या होगा, उस क्यूरियोसिटी को शांत करना ही तो एक अच्छी कहानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि नेक्स्ट व्हाट। आप खुद देखते हैं, आप अपनी नानी दादी से कहानियाँ सुनते हैं, आप अपने मम्मा से कहानियाँ सुनते हैं, तो मम्मा जब कहानियाँ सुनाती है तो वो कई बार कह देती है अब मैं थक गई हूँ, अब मैं इतना ही सुनाऊंगी। उस टाइम आप क्या कहते हैं, ना मम्मा, हमें नींद नहीं आएगी कि आगे क्या होगा, तो प्लीज़ आज ही आप कंप्लीट करिए अपनी स्टोरी को और हमें बताइए। क्यों? क्योंकि सस्पेंस जो है ना वो कई बार बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ लेके आ जाता है। यही बात फॉरेस्टर सर कहते हैं कि सस्पेंस हमारा जगा जाता है। ओके, स्टोरी की बात हम देखते हैं तो हमें कितना मज़ेदार पोर्शन पढ़ने को मिल रहा है। बच्चों कंटिन्यू करते हैं, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, यही तो स्टोरी की बात है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बार बार जब ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंटली हम सबके सामने आता है। The novelist droned on, and as soon as the audience guessed what happened next, they either fell asleep or killed him. अब जब स्टोरी की बात चल रही है, जब पूरा सराउंडिंग्स ऐसा हो गया है कि जो रीडर पढ़ रहा है वो उस स्टोरी में पूरी तरह डूब जाता है। हम आपको आगे एक स्टोरी भी यहाँ पे सुनाएंगे अरेबियन नाइट्स की। अरेबियन नाइट्स बहुत ही फेमस स्टोरी कलेक्शंस है, अलग अलग स्टोरीज उसके अंदर, और उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे अरेबियन नाइट्स में एक, अभी नहीं, रुकिए, आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ इसी नॉवल के पार्ट में, इसी ऐसे का जो हम एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं, द स्टोरी ऐसे के हिसाब से आपके सामने लेके आए, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर, और हम कहते हैं कि एक अच्छी स्टोरी वह होती है जिसमें कि ऑडियंस गैस करते, अरे आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या हैपन होने जा रहा है, आइदर वो सो जाएंगे या फिर वो मार देंगे। कहानी का विस्तार हो रहा है, कहानी के डेवलपमेंट में व्हाट इज़ द नेक्स्ट, दिस वन अराइजेज द मेन क्वेश्चंस टू द रीडर। एंड हम क्या देखते हैं कि अरे यही तो मेन थीम है। एक ऐसे के मेन थीम क्या है, द स्टोरी अपना एक अपने आप में हम कह सकते हैं कि टाइटल द स्टोरी, तो टाइटल क्या पर्याप्त है क्या? नहीं, टाइटल का पर्याप्त होना अपने आप में बहुत अच्छा सफिशिएंट है। क्यों है? क्योंकि यह सेकंड पार्ट है एक नॉवल का जो कि हमें बहुत ही अच्छे से डेवलप करके बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी के बारे में। We can estimate the dangers incurred when we think of the career of Scheherazade in somewhat later times। अब हम जो आपको बता रहे थे, रुकिए, एक हम कहानी सुनाएंगे आपको इसके अंदर। किसकी कहानी है? शेहरज़ेड की है, और उसी के बारे में हम कहते हैं कि कई ऐसे डेंजर्स हुए थे, उनके हस्बैंड कई ऐसे डेंजर्स करते थे जो कि वो थिंक करते हैं, सोचते हैं कि शेहरज़ेड ने क्या किया होगा लेटर टाइम्स में।
आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ शेहरज़ेड का नाम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेहरज़ेड कौन है बताते हैं आपको। अ मेजर फीमेल स्टोरी टेलर ऑफ द मिडल ईस्टर्न कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज द 1001 नाइट्स। 1001 नाइट जो एक स्टोरी है, उस स्टोरी के जो मेन किरदार है, जो सुनाने वाली स्टोरी टेलर है, उसका नाम क्या है, शेहरज़ेड है। शेहरज़ेड अवॉइडेड हर फेट बिकॉज शी न्यू हाउ टू wield the weapon of suspense, the only literary tools that has any effect on tyrants and savages। हम बात करते हैं शेहरज़ेड की, तो शेहरज़ेड में अपने आप में एक कला थी, अपने आप में कला थी। शेहरज़ेड क्या करते थे, वो अवॉइड करती थी फेट के ऊपर, भाग्य है बोल के वो बिल्कुल से नकारती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है वो सस्पेंस को एक वेपन, वेपन मीन्स हथियार, वेपन मीन्स हथियार, तो सस्पेंस को एक हथियार के रूप में अपनाती है। और हर बार लिटरेरी टूल का जो ये मेन पार्ट है, इसको साथ में लेके चलती है, ताकि वो अपने हस्बैंड को डेली रात में एक स्टोरी सुनाए, लेकिन सुबह उसका ऐसा उसका माहौल बना दें कि व्हाट्स नेक्स्ट। राजा उसे मार नहीं पाते और कहते अरे आगे क्या होगा, तो बोला राजा क्या होगा ये तो मैं रात को ही सुनाऊंगी, अभी तो मुझे आप छोड़िए। तो ये जो सीक्वेंस है ये चलता है, पूरी स्टोरी भी आपको बताई जाएगी इसके अंदर। यही हम नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ग्रेट नॉवलिस्ट दो शी वॉज एग्जीक्यूट इन हर डिस्क्रिप्शंस, टॉलरेंट इन हर जजमेंट्स, ingenious in her incidents, advanced in her morality, vivid in her delineation of character, expert in her knowledge of 3 oriental capitals। हम बात कर रहे हैं शेहरज़ेड की, तो हम क्या देखते हैं, जो ग्रेट नॉवलिस्ट हैं वो भी उन्हीं की तरह बर्ताव करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शंस को, अपनी कहानी को विस्तार देती हैं, वो जजमेंट्स को टॉलरेट करते हुए चलती हैं। इसके अलावा इंजीनियस, इंजीनियस इट मीन्स मेड इन अ प्लान्ड वे, बहुत ही कुशलता से ऐसी नई नई कहानियाँ रचती हैं वो, जिससे कि बहुत ही सुखद एहसास, क्यूरियोसिटी भरा, सस्पेंस भरा एहसास किंग को होता है। और वो ऐसी ऐसी घटनाएं भी उसके अंदर इंक्लूड करती रहती हैं। इसके अलावा उनकी जो मॉरलिटी है वो बहुत ही एडवांस्ड थी। क्यों? क्योंकि वो प्रीप्लान्ड होके चलती थी कि मुझे कल क्या सुनाना है। इसके अलावा विविड इन हर डेलिनिएशन, विविड इट मीन्स हैविंग और प्रोड्यूसिंग अ क्लियर पिक्चर इन माइंड, माइंड में स्टोरी सुनने वाले के माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर, ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने सारी घटनाएं हो रही है क्या, तो स्टोरी जो सुन रहा है उसके सामने ये सारी घटनाएं हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे सुनाया गया था। डेलिनिएशन इट मीन्स डिस्क्रिप्शंस, जिसके बारे में किसी कैरेक्टर की बात की जा रही है, कैरेक्टर को डेवलप करते वक्त शेहरज़ेड क्या करती थी, इस तरीके से बताती थी कि वो क्यूरियोसिटी, वो सस्पेंस, वो ईगरनेस के व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस स्टोरी, वो चीज यहाँ पे हमेशा कायम रहती है। इट वॉज येट ऑन नन ऑफ दीज गिफ्ट्स दैट शी रियलेट when trying to save her life from her intolerable husband। हम जब उनके intolerable husband की बात करते हैं, अत्याचारी पति की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो शेहरज़ेड के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, वो कहानी में वो क्या करना चाहती है बच्चों, वो अपनी लाइफ को बचाना चाहती है। किससे बचाना चाहती है? अपने अत्याचारी पति से। ऐसा क्या अत्याचारी पति कर रहे हैं उनके साथ में, क्या सीक्वेंस होने वाला है, बड़ा सस्पेंस है इसमें, तो यही सस्पेंस ही तो हम बताना चाहते हैं आपको। दे वर बट इंसिडेंटल, इट्स ओके, अत्याचारी पति है, अत्याचारी पति के माइंड में है ये सब, पर वो इंसिडेंटल घटनाएं जो है वो 1 by 1 इंसिडेंटल हो रही होती हैं। शी ओनली सर्वाइव्ड बिकॉज शी मैनेज्ड टू कीप द किंग वंडरिंग व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। और शेहरज़ेड की कहानी की हम बात करते हैं तो शेहरज़ेड ने अपने पति के, अपने अत्याचारी पति से अपने आप को बचाया हुआ है। कैसे बचाया हुआ है बच्चों? क्योंकि वो क्या करती है कि बहुत ही अच्छा मैनेज
मैनेजमेंट करती है। किसका करती है? अपने विचारों का करती है। कैसे करती है? वो नई नई कहानियाँ डेवलप करके डेली अपने पति को सुनाती हैं और किंग में इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर देती हैं कि किंग खुद मॉर्निंग, जैसे जैसे मॉर्निंग सुबह होने वाली होती है, किंग खुद कहते हैं अब क्या होगा, अब इस कहानी में नेक्स्ट क्या होगा। Each time she saw the sun rising, she stopped in the middle of a sentence and left him gaping. हर बार क्या होता है जब वो कहानी सुनाती हैं, इस तरह से उसे डेवलप करती हैं कि जैसे जैसे वो देखती है कि सूरज उग रहा है, जैसे जैसे सुबह का भोर का समय हो रहा है, वह अपनी कहानी को सेंटेंस के बीच में छोड़ देती है, वाक्य ही अधूरा छोड़ देती हैं और वहाँ से इस गैप को छोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। कहाँ से चली जाती है बच्चों? वह राजा को, अत्याचारी राजा जो एक किलर के रूप में भी होता है, रोज अपनी पत्नियों को मारता है, वो डेली शादी करता है, डेली शादी वाले दिन रात को ही अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। ऐसे के लिए एक शेहरज़ेड नाम की जो मंत्री की बेटी होती हैं, वो अपने फादर से कहती है फादर आप मेरी शादी उनसे करवा दीजिए। फादर डरते भी बहुत हैं लेकिन फिर भी इट्स ओके, इफ़ यू आर टेलिंग देन इट्स ओके, और वो बड़े ही दुखी मन से अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। लेकिन बेटी इंटेलिजेंट बहुत है, बेटी इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपनी बात को रखती है, वो हर रात को स्टोरी सुनाती है, हर रात को उसे डेवलप करती है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है वो शांत होती जाती है और स्टोरी का जो वाक्य है वो अधूरा छोड़ देती है। At this moment, Scheherazade saw the morning appearing and discreet was silent. Discreet it means careful in what you say. बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से शेहरज़ेड क्या करती हैं, जैसे ही वो देखती है कि भोर का समय हो रहा है, सनराइजिंग हो रहा है, तो वो बहुत ही सावधानी से चुप होना शुरू कर देती है, शांत होना शुरू कर देती है। और ये शांति क्या करती है? यह शांति राजा के मन में क्यूरियोसिटी लाती है। राजा बार बार पूछते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, अब इस कहानी में आगे क्या होगा, लेकिन कहानी का जो मेन सस्पेंस होती है वो शेहरज़ेड बरकरार रखती हैं। This uninteresting little phrase is the backbone of the 1001 Nights. और हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज है अनइंटरेस्टिंग आपको भले लग रहा है, पर यही इस कहानी जिसका नाम है 1001 Nights, इसकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। The tapeworm by which they are tied together and by which the life of a most accomplished princess was preserved. और हम क्या देखते हैं कि ये एक तरीके से टेप वॉर्म, इट मीन्स कि एक कंटिन्यू स्टोरी की तरह, कब तक चलती है? 1001 नाइट्स तक चलती है, कंटिन्यू स्टोरी की तरह ये चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो अपनी लाइफ को बचा लेती हैं। जो अत्याचारी पति होता है, अत्याचारी राजा के रूप में जो पति होता है, वो हमेशा कहता है मैं शादी करूंगा और उसी दिन रात को अपनी पत्नी को मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस अपने आप को बचा लेती हैं। वी आर लाइक शेहरज़ेड्स हस्बैंड इन दैट वी वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट। हम सब भी तो शेहरज़ेड के हस्बैंड की तरह हैं, हम भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी सुनते हैं, तो हमारा भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है, अरे आगे क्या होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और व्हाट हैपन्स नेक्स्ट यही तो मेन थीम होती है, यही तो मेन सस्पेंस होता है किसी भी स्टोरी को डेवलप करते वक्त। मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा ये फॉरेस्टर सर ने अपने ऐसे को डेवलप किया है, द स्टोरी को बहुत ही अच्छे से इन्होंने एब्रिविएट करके हमें समझाया है कि एक स्टोरी का मेन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। टाइम के साथ साथ उसमें सस्पेंस होना चाहिए, सस्पेंस के साथ साथ वो रीडर में ईगरनेस लानी चाहिए। तो और क्या क्या होगा, आप में भी तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है ना बच्चों। लेकिन वेट, हम भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाएंगे और हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ और विचार करते रहिए व्हाट्स नेक्स्ट। ओके।